नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पेपर लीक के खिलाफ नया बिल आज लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया, बिल को सपोर्ट किया, लेकिन चर्चा के दौरान बिल की खूबियों पर, खामियों पर कोई बात नहीं की। सरकार को बिल में संशोधन का कोई सुझाव नहीं दिया। करीब 10 घंटे बहस हुई, 45 नेता बोले, लेकिन विपक्ष के सभी नेताओं ने सिर्फ जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट की बात की। सरकार पर, प्रदर्शन करने वालों पर ज्यादती के इल्जाम लगाए। राहुल गांधी ने आज फिर कहानी सुनाई, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर हंगामा भी हुआ। तो राहुल ने फिर वही बात दोहराई जो वो पहले कई बार कह चुके हैं कि सरकार उनका मुंह बंद करना चाहती है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन इतने सीरियस इशू को राहुल ने हल्का करने की कोशिश कैसे की? अच्छी खासी चर्चा को डाइवर्ट क्यों कर दिया? धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह को राहुल गांधी ने निशाने पर क्यों लिया? और बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को कैसे करारा जवाब दिया? इस सब मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि आज जो बिल पास हुआ है वो जरूरी क्यों है। आज बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब से पेपर लीक को लेकर क्या अपडेट आए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने किस बात पर अफसोस जताया। रिजिजू ने कहा कि बिल पास हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर राहुल गांधी गड़बड़ी ना करते, हंगामा ना होता, विरोधी दलों के नेता भी कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते तो बेहतर होता। रिजिजू ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस करें, इसकी उम्मीद होती है। लेकिन राहुल गांधी आज पेपर लीक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले, बिल के ऊपर कुछ नहीं कहा, विवादित बातें की, सदन की गरिमा गिराई। ये ठीक नहीं है। हम लोग सब बहुत दुखी है क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन से अपेक्षा रखता है ना कि थोड़ा अच्छा से कुछ बात तो बोलेंगे, वो बात नहीं बोल पाया। बिल के प्रावधानों पर एक बात नहीं बोल पाया राहुल गांधी जी। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री हूं, तो मैं बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष थोड़ा अच्छा भाषण दे, अच्छा बात बोले, लेकिन नहीं बोल पाया। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सरकार विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत दुखी हूं कि हमारा भारत का, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोल पाया। इससे मैं बहुत दुखी हूं। यह बात सबको पता थी कि लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि चर्चा के दौरान किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। विपक्ष के सारे नेताओं ने बार बार कहा कि वो भी चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, इसलिए इस संशोधन का सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद विपक्ष के ज्यादातर नेता अपनी राजनीतिक लाइन पर आते गए। आज राहुल गांधी ने भी यही किया। नेता विपक्ष ने कहा कि कानून में संशोधन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं है, उनके इस्तीफे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आरएसएस चलाती है। राहुल सोच रहे थे कि उनके इस बयान पर विवाद होगा, हंगामा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के एमपीज ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजनाथ सिंह उनसे अपील कर चुके थे कि चुपचाप बैठे। इसके बाद राहुल ने अगला तीर छोड़ा। उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह पर अटैक किया। राहुल ने कहा कि छात्रों पर फायरिंग का आदेश अमित शाह ने दिया था। अमित शाह के हुक्म पर पुलिस ने स्टूडेंट्स पर गोली चलाई, इसलिए अमित शाह डर गए और उस सदन में नहीं आए। राहुल की ऐसी बातों पर एनडीए के नेताओं का भड़कना लाजमी था। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर सख्त एतराज जताते हुए इसे लोकसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की। That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized
the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए? किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? राहुल जी आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को बयान वापस लेना पड़ेगा, माफी मांगनी होगी, लेकिन माफी मांगना तो दूर, राहुल अपनी बात पर अड़े रहे। सदन में हंगामा होता रहा, स्पीकर ने राहुल को समझाया, सदन के नियम बताए, परंपराएं समझाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान राहुल के सपोर्ट में अखिलेश यादव खड़े हो गए। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी की बात गलत है तो सरकार असलियत बता दे, सरकार बताए कि किसके आदेश पर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की। किरेन रिजिजू ने तुरंत जवाब दिया, कहा राहुल गांधी अगर ये सवाल पूछते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो तो सीधे होम मिनिस्टर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलवाई। इसलिए राहुल गांधी या तो अपनी जानकारी का सोर्स बताएं, ऑर्डर की कॉपी दिखाएं, या फिर माफी मांगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है, राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। इसके बाद राहुल गांधी फिर खड़े हुए और फिर वही बात दोहरा दी। फिर हंगामा हुआ, राहुल गांधी अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाए, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. आप बोलना नहीं चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी को ही जवाब दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बात तो जंतर मंतर पर फायरिंग नहीं हुई, दूसरी बात राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इतना भी नहीं मालूम किसी भी प्रोटेस्ट के दौरान कोई मंत्री पुलिस को आदेश नहीं देता, मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट या पुलिस के अफसर ही हालात के हिसाब से फैसला लेते हैं और आदेश देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद लोकसभा में यह बिल वॉइस वोट से पास हो गया। अब यह राज्यसभा में जाएगा, फिर कानून बनेगा,
लेकिन पता लगा कि बीजेपी राहुल गांधी के बयानबाजी का मुद्दा छोड़ेगी नहीं। स्पीकर से शिकायत की जाएगी, राहुल से माफी की मांग की जाएगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे किसी भी नेता पर बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं। जब फायरिंग हुई ही नहीं तो उन्होंने अमित शाह पर गोली चलाने का ऑर्डर देने का आरोप कैसे लगा दिया? ये छोटी बात नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के प्रिविलेज का मिसयूज किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। कुछ लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने देखा 1 घंटे से कोई विषय बिल के बारे में नहीं बोले, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है। तो ये किस प्रकार का झूठा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं? उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, सदन में माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ माफी मांगनी चाहिए उनके झूठे आरोपों के लिए। जो भी कार्रवाई सदन में हुई है वो पूरी तरीके से निरस्त होनी चाहिए और झूठ के आधार पर राहुल गांधी जी के वक्तव्य के सदन में अलाउ नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सदन में जिस तरह हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष ने जिस तरह विरोध किया, उसका असर राहुल गांधी पर दिखाई दिया। वो सदन के बाहर आए तो उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, अपने बयान को थोड़ा ट्विस्ट किया। राहुल ने कहा कि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, इसलिए अगर फायरिंग हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह की है। वो चाहते हैं कि अमित शाह सदन में आकर स्थिति साफ करें। इसके बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वही फोटो दिखाए जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखा चुके थे। राहुल ने कहा कि जंतर मंतर पर पैलेट गन चली थी। अब अमित शाह बताएं कि पुलिस ने उनकी परमिशन से गोली चलाई या फिर अपनी मर्जी से पुलिस ने फायरिंग का फैसला लिया। राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा और जंतर मंतर पर हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली हाई पावर्ड कमेटी से कराने की मांग भी की। यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए। राहुल गांधी ने जिस टोन में बात की, जैसे अपनी बात बदली, पहले कह रहे थे फायरिंग हुई, फिर कहने लगे कि पैलेट गन से फायरिंग हुई, इसे बीजेपी ने पकड़ लिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान पर फंस चुके हैं, इसलिए वो बात को घुमा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। राहुल माफी मांग ले, यही बेहतर होगा। वो तो खुद फंस गए ना। हाँ। अगर राहुल गांधी जी मुद्दे पे बोलते और अच्छा से बोलते तो थोड़ा सा तारीफ तो मिलता। वो गृह मंत्री जी का नाम लेकर के फंस गए, क्योंकि नियम बहुत क्लियर है। कोई एजिटेशन होता है,
कोई उग्र किस्म का एजिटेशन का फॉर्म ले लेता है, उस समय अगर कोई गोली चलाता भी है तो भी वो स्पॉट में जो मजिस्ट्रेट या एसडीएम ड्यूटी पे रहता है वही निर्णय करेगा ना गोली चलाने का नौबत है कि नहीं है। तो मजिस्ट्रियल पावर जो है, मजिस्ट्रियल पावर को कैसे गृह मंत्री ले सकते हैं? मंत्री कभी भी इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे ही नहीं सकता है। फायरिंग का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो स्पॉट में ऑफिसर इसका ऑर्डर करता है, और ऐसा चीज लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और इसे बोल गया गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो उसको अलग अलग तरीके से वक्तव्य देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फंस तो गए ना, रिकॉर्ड हो गया। बाद में जाकर के कहा कि नहीं होम मिनिस्टर तो ओवरऑल ये यूनियन टेरिटरी का जिम्मेदारी होता है, ये सब करके बच नहीं सकते हैं। झूठ बोला है, पकड़ गया, और पकड़ा जाने के बाद अब वो किस तरीके से पीछे हटने का मौका ढूंढ रहे हैं। फंस चुके हैं। राहुल गांधी जी ने अपने आप को भी फंसाया और हम सबको भी दुखी कर दिया कि अच्छा भाषण नहीं दे पाया। संबित पात्रा ने कहा कि झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना और भाग जाना ये राहुल गांधी की आदत है। आज अमित शाह पर आरोप लगाकर राहुल ने यही किया, झूठ बोला, उसे बार बार दोहराया। जब पकड़े गए तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई, और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और इसके बाद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। यहां दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए, ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था, चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो, कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस शेल्स चले, एक जगह पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ। इस पूरे प्रोसेस में पुलिस वालों पर भी पत्थर फेंके गए, उनको भी चोट लगी, पुलिस वालों के भी सिर फटे। ये सारी बातें बीसियों बार कही जा चुकी हैं, लेकिन संसद में मुश्किल तब हुई जब राहुल गांधी ने बिना किसी राइडर के आरोप लगा दिया कि स्टूडेंट्स पर शॉट एट, और गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया। अगर राहुल गांधी यही बात आर्टिकुलेट करके
चतुराई से कहते, सवाल उठाते तो सरकार को जवाब देना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर कि उन्होंने अमित शाह की 30 गाड़ियों का काफिला देखा है, उसमें बैठकर अमित शाह कांप रहे थे, सारी बातों को राहुल ने हल्का बना दिया। अमित शाह के बारे में कोई जो चाहे कहे, उन्हें डरपोक कोई नहीं कहेगा। जो लोग अमित शाह को नहीं भी जानते, उन्हें भी पता है कि अमित शाह कांपने वालों में नहीं, दूसरों को कपाने वालों में है। टेंशन लेने वालों में नहीं, टेंशन देने वालों में है। आज राहुल गांधी ने सिर्फ अमित शाह को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने लोकसभा में चर्चा के दौरान इडियट्स और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाई, एक लड़की से हुई बातचीत के बहाने सरकार पर हमला किया। उन्होंने लोगों से 3 प्रकार के प्रोटेस्टर्स बताए। इसी दौरान बार बार इडियट्स और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल के बयान पर हंगामा हुआ, उन्हें स्पीकर ने टोका, समझाया, लेकिन राहुल बार बार वही शब्द दोहराते रहे। She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। विपक्ष के नेता हैं। I'm not talking about you. राहुल गांधी की बातों पर लोग मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और फिर राहुल गांधी ने अंधभक्तों की डेफिनेशन भी बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग इडियट्स को गॉड मानते हैं वो अंधभक्त होते हैं। मैं सोचा कि यार मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. हालांकि इन सारी बातों का पेपर लीक संशोधन से कोई मतलब नहीं था, वैसे भी किसी को समझ नहीं आया, लेकिन किरेन रिजिजू ने इडियट वर्ड को पकड़ लिया और राहुल गांधी की बातों का विरोध किया। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को कार्रवाई से हटाने की मांग की। इस पर कांग्रेस के सांसदों ने भी हंगामा किया और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दखल देना पड़ा। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। लेकिन राहुल गांधी बार बार वही बात दोहराते रहे, तो निशिकांत दुबे ने रूल बुक का हवाला देकर बताया कि सदन में अगर राहुल गांधी खुद को भी इडियट कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस सदन के भीतर इस शब्द का इस्तेमाल वर्जित है। ये हाउस नियम कानून से चलता है।
रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता। सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, फिर भी संबित पात्रा ने राहुल के बयान को एक अलग एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर तो सिर्फ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। राहुल ने प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की 3 कैटेगरीज बता दी। छात्रों को इडियट और अंधभक्त बताया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों को गाली दी है। इस देश के नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई है कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान। अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो यह देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्ts। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई उस बातचीत में छात्रा ने उन्हें कहा एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए। मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनका अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। संसद में राहुल की स्पीचेस का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, एक पैटर्न है। विषय से भटकाना, बेमतलब की कहानियां सुनाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपने आसपास बैठे एमपीज को हंसाना, दूसरों को डरपोक और अपने आप को बहादुर बताना, ऐसी ऐसी बातें कहना जो सामने वालों को उत्तेजित करें। फिर शोर मचे तो यह कहना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। राहुल गांधी को अगर वाकई में कुछ सीखना है तो उन्हें प्रियंका गांधी से सीख लेना चाहिए। कल प्रियंका गांधी ने मुस्कुरा कर सरकार पर जबरदस्त हमला किया, उन्हें किसी ने नहीं रोका। आज राहुल गांधी के पास अच्छा खासा मौका था सरकार को घेरने का, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए
ठोस सुझाव देने का, लेकिन वो अपने जाल में फंसकर रह गए। सरकार को स्पेस दे दिया, बीजेपी को हमला करने का मसाला दे दिया। छात्रों के आंदोलन को लेकर जो राजनीति हो रही है वो एक अलग बात है। नेताओं की सियासी बयानबाजी अपनी जगह है। मुझे लगता है कि सभी दलों के नेताओं को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ कानून जो सरकार ने बनाया है, जो संशोधन किए हैं, आज जो बिल लोकसभा में पास हुआ है, उस पर नौजवानों का क्या कहना है, यह आपको सुनवाता हूं। देखिए, यह बिल बिल्कुल स्वागत योग्य है। सरकार ने आखिर दिखाया है कि वो पेपर लीक को लेकर के कितना सेंसिटिव है, और एक बहुत ही अच्छा कदम, छात्रों के हित में कदम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब अगर कोई भी पेपर लीक जैसी गतिविधियों में पाया जाता है शामिल, तो उसको गंभीर से गंभीर सजा दी जाएगी। कहीं इस कानून के डर से, इन बढ़े हुए फाइन्स और सजा के डर से पेपर लीक माफिया जो है उनका जो है निश्चित रूप से उन पर सख्ती होगी। कि ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण था देश में शिक्षा व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये जो पेपर लीक अमेंडमेंट बिल आया है, जिसमें अनफेयर मीन्स को हम और टैकल करेंगे, ये बहुत ही जरूरी था। और इसमें जो 10 लाख से 1 करोड़ तक की फाइन है, जो भी जो भी इसके व्यापार में शामिल होंगे, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी था। ये बिल है जिसकी हमको आवश्यकता थी कि कठोर, कम से कम डर तो होना चाहिए लीक करने वालों को, कि अभी तक डर नहीं था, लोगों के अंदर कर रहे थे। उसके बाद जो टास्क फोर्स बनाई गई जिनसे लगातार खोजे जाएंगे, और तमाम बिल में ऐसी चीजें हैं जो कि मीडिया जगत के बंधु और प्रबुद्ध जगत के लोग उसका विवेचन कर रहे हैं। वो बिल बहुत अच्छा है, और ऐसा देश को, पूरे आंदोलन में लगे हुए लोगों को और हम सबको भी इंतजार था, वो इंतजार पूरा हुआ। प्रोटेस्ट करने वालों के लिए एक और पॉजिटिव खबर यह आई कि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया, जिन छात्रों ने, जिन नौजवानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। लेकिन जिन सोशल मीडिया हैंडल से छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें फैलाई गई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, मजहबी और अश्लील नारों के वीडियो सर्कुलेट किए गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने ऐसे 26 सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की है। इन सबको पूछताछ का नोटिस भेजा गया है, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कुछ न्यूज़ पोर्टल्स, यूट्यूबर्स ने भड़काऊ कंटेंट पोस्ट किया, इससे हालात बिगड़े, लोग उत्तेजित हुए। कुछ सोशल मीडिया हैंडल से आलोचना के नाम पर अश्लीलता पेश की गई, भद्दी भद्दी गालियों के वीडियो बनाकर उन्हें सर्कुलेट किया गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले कुछ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को भी नोटिस भेजा गया है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर एतराज जताया। दिपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। आज वो दिल्ली से वापस अपने घर लौटे। औरंगाबाद में दिपके का जोरदार स्वागत भी हुआ। दिपके ने कहा कि अगर सरकार ने प्रोटेस्टर्स और छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, फिर आंदोलन शुरू करेंगे, फिर जंतर मंतर पर बैठेंगे। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं। तो उनकी वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। असल में सरकार ने प्रोटेस्ट करने वालों से जो वादा किया था कि जिन लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, सो सारी एफआईआर वापस ले ली गई हैं, केस वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन जो गालियों वाले वीडियोस पोस्ट किए गए वो वाकई में शर्मसार करने वाले हैं। जो लोग इन वीडियोस में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, उनके माता पिता के लिए कितना दुखदायी होगा। अब तो मुझे लगता है ये वीडियो देखकर इन्हें पोस्ट करने वालों को भी शर्म आ रही होगी, एम्बैरेसमेंट हो रहा होगा। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि कई लोगों ने माफी मांगी है, लेकिन ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। प्रोटेस्टर्स के लिए एक खबर पश्चिम बंगाल से आई। बंगाल पुलिस ने
छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान गड़बड़ी करने वाले 16 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सबको रिहा करने के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन आज बंगाल सरकार ने साफ कर दिया कि प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए जिन आरोपियों के खिलाफ पहले से कोई क्रिमिनल केस नहीं है, जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके खिलाफ दर्ज केसेस को सरकार वापस लेगी। लेकिन जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनके खिलाफ 20 जुलाई से पहले केस दर्ज हैं, उनके खिलाफ पुराने केसेस में एक्शन जारी रहेगा। जिन 16 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनमें से 5 के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल कोर्ट ने सभी 16 लोगों को जमानत दे दी है, लेकिन सरकार का कहना है इनमें से जो 5 आदतन अपराधी हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही। स्टूडेंट मूवमेंट बंगाल में होता ही रहता है, किसी विषय के लिए रास्ता में उतरती है, फैशन भी है हमारे यहाँ। लेकिन स्टूडेंट्स का आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वह इसको जो हाईजैक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जो भी है, स्टूडेंट के बाहर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबका ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये लगता है जिस तरह से दिल्ली और बिहार में केसेस वापस लिए गए हैं, प्रोटेस्ट से रिलेटेड केसेस, उसी तरह बंगाल में भी वापस होने चाहिए। जो पुराने मुकदमे वो चाहे चलते रहें, पर प्रदर्शन के दौरान जो केस दर्ज हुए, बात उनको वापस लेने की है। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 20,000 पेज की चार्जशीट दायर की गई है। इसमें उन सभी 13 आरोपियों के नाम हैं जो इस वक्त जेल में हैं। इनमें 3 एनटीए के एक्सपर्ट्स हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 अहम सबूतों को शामिल किया है। सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि उसने पेपर लीक की पूरी चेन का पता लगाया है। कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। आज जो बिल लोकसभा में पास हुआ, पुराने कानून में सरकार ने जो संशोधन किए हैं, उनका होना क्यों जरूरी था, यह भी समझने की जरूरत है। कानून में बदलाव होने के बाद पेपर लीक मामले सालों साल नहीं लटकेंगे। 5 महीने में फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब इस तरह के केसेस में सालों तक जांच होती रहती थी। पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती थी, इसलिए आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती थी। बिहार में ऐसा ही हुआ और यह खबर आज की है। करीब 2.5 साल पहले बिहार में करीब 88,000 टीचर्स की भर्ती का एग्जाम हुआ था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। अब तक इस मामले में 296 आरोपी पकड़े गए। आज पुलिस ने एक और आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। अब सोचने वाली बात है कि मार्च 2024 में एग्जाम हुआ, उसी दिन ईओयू ने पेपर लीक का खुलासा किया। उसी दिन 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन संशोधन होने के बाद, कानून में बदलाव होने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, 5 महीने में फैसला आ जाएगा और कानून में संशोधन होने के बाद दोषियों को सजा ज्यादा मिलेगी। पिछले महीने महाराष्ट्र में भी टीईटी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी अभी तक जांच चल रही है। आज ठाणे पुलिस ने खुलासा किया कि टीईटी का पेपर आगरा की प्रेस में प्रिंट हुआ था और यह पेपर आगरा की प्रेस से ही लीक हो गया। प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुके सोनू कुमार दिवाकर ने प्रेस के 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर पेपर लीक किया। सोनू कुमार ने तो सोमवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस केस में अब तक कुल 15 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। अब विरोधी दलों ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन करेगी। ये एक धंधा बन गया है पैसा कमाने का, कुछ लोगों को ये करने का, उनके जरिए उसको लीक करने का। जैसे कौटिल्य को ये इसके एमपीएससी का जो पेपर 90% उसका, ये क्या आसमान से उतरा हुआ कोई ये है क्या? तो ऐसे लोगों के जरिए, और ये भी बताया जाता है, ये हमारी ये मालूमात है या हमें बताया गया है कि ये कौटिल्य वाला जो है वो भाजपा वाला है। आपने नीट में जितने भी लोग पकड़े गए
पूना से, बाकी सारी जगह से भाजपा से संबंध है उनका। तो यह है क्या? और फिर भी उसके ऊपर अगर आप पर्दा डालने की कोशिश करते तो नहीं चलेगा। मौका मिलते ही संजय राउत भी सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोग ही पेपर लीक में शामिल हैं, इसीलिए पेपर लीक के केस में सरकार एक्शन नहीं ले रही, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और ये बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। दर दिन पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, एवरी डे। किसी भी एग्जाम की बात करिए, 15 दिन में सभी पेपर लीक हो गए हैं। और ये जो नीट है, नीट, उनके जो गुनहगार है पेपर लीक करने वाले, आधे से ज्यादा तो पुणे और लातूर से, महाराष्ट्र से है, और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग। ये जो पेपर सेटर होते हैं वही बीजेपी के लोग हैं। ये जो पेपर सेट करने वाली जो टीम होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सभी एक विचारधारा के बीजेपी के लोग हैं, और वहां से नीचे तक आता है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम को लगा देते हैं, कमाओ पैसा। विपक्ष की इन सारी बातों का जवाब दिया एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मनीषा कायंदे ने। मनीषा ने कहा कि विपक्ष स्टूडेंट्स का हितैषी बनने का दिखावा कर रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि सरकार किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। तो उद्धव ठाकरे जी को भी याद दिलाना चाहती हूं कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इस प्रशासन कौन संभाल रहा है। वहाँ गृह मंत्री खुद उनके जेल में गए, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से गृह मंत्रालय उस वक्त चला था, और काफ़ी सारे इस प्रकार के असामाजिक तत्व या जो रिटायर्ड, जो जिसको सस्पेंड किया था, ऐसे ऑफिसर को भी वहाँ पर वापस बिठाया गया। तो जब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। जहाँ कहीं भी विद्यार्थियों पर अन्याय हो रहा है, या जहाँ कहीं भी इस प्रकार के पेपर लीक हो, घोटाले हो, नियुक्तियों में घोटाले हो, इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, इन्होंने बार बार यही कहा है, और सभी को सूचनाएं भी दी है, कड़ी सूचनाएं दी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आज झारखंड से भी आई। यहां बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस का पेपर 25 से 27 जुलाई तक होना था, लेकिन इसे अचानक पोस्टपोन कर दिया गया। पता लगा कि 19 अप्रैल को जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें गड़बड़ी की आशंका है। अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत झारखंड के कई नेताओं ने पार्लियामेंट में जेपीएससी के एग्जाम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। असल में 2 जुलाई को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो पता लगा ऐसे स्टूडेंट भी पास हो गए जिन्होंने सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए थे। पास होने वालों में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थे। मामले का खुलासा हुआ तो हेमंत सोरेन की सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को दे दी। सीआईडी 2 दिन से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से पूछताछ कर रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए और झारखंड के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि दिल्ली में पेपर लीक पर ड्रामा करने वाली कांग्रेस झारखंड के मामले पर खामोश क्यों है? राहुल गांधी रांची जाकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी वहां मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस का झारखंड में मुंहबंद क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जांच नहीं करा रही है? सीआईडी जो राज्य का एजेंसी है, उसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जांच कराने का काम कर रही है। इससे पहले भी जो शराब घोटाले में जो जांच किया गया एसीबी से, सूरा मटिया मेट कर दिया गया और उस घोटाले को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने जब जब उस राज्य में समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया है, तब तब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो 19 बच्चे उत्पाद सिपाही में मरे हैं, उन बच्चों को कांग्रेस वहां पर मांग करे सरकार से कि 1 करोड़ रुपया
उन बच्चों के परिवार को मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है, दिल्ली में यहाँ पर बोलती है कि जांच हो, तो हम भी मांग करते हैं कि कांग्रेस झारखंड में उतर करके यहाँ से खड़गे जी जाए, सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए। झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो, और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी सरकार ने स्टूडेंट्स की सारी डिमांड्स मान ली हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी हंगामा कर रही है। राहुल गांधी की नीयत साफ है तो उन्हें झारखंड के नौजवानों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगना चाहिए। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी, इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा पंजाब में भी गर्म है। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र अब स्टूडेंट सहने को तैयार नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो हल्ला करते हैं वो अपनी सरकार के पेपर लीक पर खामोश क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। राजा वारिंग ने कहा कि पंजाब में 6 पेपर लीक हो चुके हैं, 5 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती में भी धांधली हुई है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही होगा। पेपर लीक तो हुआ है, 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए। केजरीवाल साहब रोज यहां पेपर लीक के ऊपर भाषण दे रहे हैं। भगवंत मान जी पेपर लीक के ऊपर और नौजवानों के ऊपर जिस प्रकार से तसद्दुत हुआ है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ये क्यों नहीं कह रहे कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, आइंदा ऐसा ना हो, कोई नया कानून लेकर आऊंगा। उल्टा ये कह रहे हैं भगवंत मान कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि पूरा विपक्ष और पंजाब के नौजवान ये कह रहे हैं, सड़कों पर हैं कि फार्मेसी का 12वीं अंग्रेजी पेपर और 4 अन्य पेपर लीक हुए हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के नौजवान इस इश्यूज को लेकर सक्रिय है पूरे देश भर में। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है। और जब प्रदर्शन होगा फिर ये बच्चों को कहेंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये विधानसभा घेराव हो गया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, तो फिर ये बच्चों के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार अब आरोप लगा रही है वो आरोप लगाए। हमारी मांग है भगवंत मान क्लैरिटी के साथ विधानसभा के इसके ऊपर चर्चा करें, माफी मांगे और 2 जो मिनिस्टर्स कंसर्न है उनसे इस्तीफा लें। लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे पर भी फूट दिखाई दी। जिस वक्त राजा वडिंग पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त फरीदकोट में चरणजीत सिंह चन्नी अपने सपोर्टर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। चन्नी ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भगवंत मान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चन्नी ने कहा कि भगवंत मान की सरकार पंजाब की युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब की हर नौकरी लुट्टी गई है, नौकरियां बिक रही ते अपने चहेतियां नूं दित्तियां जा रही हैं। पेपर लीक अपने बंदियां नूं नौकरी देण वास्ते हरेक पेपर लीक होया, जिन्नियां भी नौकरियां पंजाब दे विच होईयां, हरेक पेपर च अपने खास बंदियां नूं बहुत बड़े साजिश तरीके दे नाल इन्हां ने नकल मरा के पास करा के अपने बंदे लगाए हैं। हरियाणे दे बंदे, क्योंकि हरियाणे दा बंदा चेयरमैन केवल कृष्ण लगाया होया है इस बोर्ड दा जेड़ा नौकरियां दिंदा, उसने इस तरह भी होया कि एक पेपर च पहले 44 नंबरां तक सारे हरियाणे दे बंदे सी। सो कल्ली लीक दा मामला नहीं है, कल्ला नकल दा मामला नहीं है,
पंजाब दी जवानी नूं लुट्टण दा मामला है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, इन सारे राज्यों से आई आज की खबरें इस बात की गवाह हैं कि पेपर लीक का मसला न तो किसी एक राज्य का है, न किसी एक सरकार का है, न किसी एक मंत्री का। पिछले 20-25 साल में माफिया ने अपने जाल बिछाया, पेपर लीक को काली कमाई का धंधा बनाया। इस माफिया की जड़ें गहरी हैं, इनको बहुत सारे करप्ट कोचिंग सेंटर्स की बैकिंग है। अभी जो कानून है उसमें बेल मिल जाती है। पेपर लीक का पाप करने वाले छोटी मोटी सजा पाकर बच जाते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती रही, उन्हें किसी का डर नहीं था। जरूरत ऐसे कानून की है जो इस माफिया के दिलो दिमाग में खौफ पैदा करे, और पार्लियामेंट में जो कानून संशोधित किया जा रहा है उससे यही अपेक्षा है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि एग्जाम के पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। सरकार ने नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में जो एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है, उस कमेटी से यही अपेक्षा है। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो कदम उठाए जाएंगे उससे एक ऐसा सिस्टम बने जिससे छात्रों पर एग्जाम का प्रेशर कम हो और ट्रांसपेरेंसी भी आए। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इस वक्त भोपाल में किसानों का आंदोलन चल रहा है। हजारों किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच चुके हैं। भोपाल में कल से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हालांकि अब सरकार ने आंदोलन करने वाले किसान नेताओं से बातचीत की पहल की है। सरकार के साथ किसानों की तीसरे राउंड की बातचीत इस समय चल रही है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और राकेश सिंह बातचीत में शामिल हैं। किसानों की तरफ से 17 किसान नेता बात कर रहे हैं। हालांकि मोहन सिंह यादव की सरकार ने कल ही किसानों की मांगों पर एक्शन लेने का भरोसा दिया था, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार लिख कर दे कि मूंग की पूरी फसल खरीदी जाएगी। अब 3 मंत्रियों की कमेटी किसान नेताओं से इसी इशू पर बात कर रही है। असल में मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग की खरीद पर लिमिट लगाई हुई है। प्रति एकड़ 1 क्विंटल 20 किलो मूंग एमएसपी पर खरीदी जाती है। किसानों का कहना है कि बाकी फसल उन्हें सस्ते दाम पर बेचनी पड़ती है, उन्हें नुकसान होता है और सरकार उनकी बात नहीं सुनती। इसलिए किसानों ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कॉल दी। आज भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन सारे इंतजाम बेकार साबित हुए। मेरे पीछे इस वक्त ये वो बैरिकेडिंग है 5 लेयर, जिसके उस तरफ पूरे जो नाराज किसान हैं बीते 20 घंटों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 2 लेयर यहाँ पर आपको जो बसेस दिखाई दे रही है इनको फोड़कर, तमाम बैरिकेडिंग तोड़कर अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आखिरी लाइन है। ये जो सेतु है सावरकर, उस तक पहुंच गए हैं। 4 जो बैरिकेडिंग की लेयर्स है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, और अब तमाम ये जो किसान हैं ये अब पहुंच चुके हैं आखिरी बैरिकेडिंग पर। इस बैरिकेडिंग के बाद यहां से तकरीबन 7 किलोमीटर सीएम हाउस है। हालांकि यहां पर जो है तमाम जो किसान हैं बस पर खड़े हैं, बाहर रुके हुए हैं। अभी चूंकि ये नेतृत्व विहीन जैसा दिखाई दे रहा है किसानों का आंदोलन, इसीलिए अगला कदम उठाने में अभी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। ये जो आखिरी लाइन ऑफ एक्शन ये था, तमाम बैरिकेड्स, यहाँ पर भी बैरिकेड्स जो हैं वो ऐसे तोड़कर फेंके गए हैं, और किसान जो है उनकी नाराजगी चरम पर है। उनका मानना है लंबा समय हो चुका है और अब तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये देखिए इस तरीके से ये बैरिकेड जो है, और ये बस गिराने की तैयारी, ये तस्वीरें देखिए बस गिराने की तैयारी यहाँ पर किसान कर रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड तोड़ने के बाद किसान वीर सावरकर सेतु पार कर गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर पहुंच गए, यहां नारेबाजी की। कुछ किसान सीएम हाउस की तरफ बढ़ गए। पुलिस ने इन लोगों को रोशनपुरा चौराहे पर रोक लिया तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए अब वो पीछे नहीं हटेंगे, या तो उनकी बातें मानी जाएं या फिर वो सीएम हाउस का घेराव करके ही रहेंगे। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था
लेकिन वहां से हमें मना कर दिया गया और हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि 100% की मूंग की खरीदी की जब तक लिखित में नहीं दे देते हम यहाँ हटने वाले नहीं हैं। फंसने की कोशिश नहीं करी है, ये तो हमने ये दिखाया कि सरकार बैरिकेड लगाकर ये ना समझे कि हमने इनको रोक दिया, हम हमारी मर्जी से यहाँ रुके, यहीं से शासन तो हिलेगा। ये किसान यहाँ 3 दिन से आया हुआ है, 150 किलोमीटर पहले चल के, पर किसान भूखा प्यासा है। सरकार को हम चेतावनी भी दे रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल से किसानों को समझा रहे हैं, किसानों की मांगों को सुन ले। अन्नदाता परेशान हो रहा है, आप देख रहे हैं गर्मी में और धूप में 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल के आए, पर किसान सुन नहीं रही है, किसान बैठा हुआ है। अब किसान ऊपर हो रहा है तो किसानों की बातें सुन ले, किसान यहाँ से चला जाए। जो अगर मान लो हड़ताल कर रहे हैं वो हमारे किसान नहीं है, ये खुली बात है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी है, हम शांति से यहाँ बैठेंगे, और जो हड़ताल करते हैं वो हमारे किसान नहीं है, ये हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप भी शांति से बैठे। बैरिकेड ये सोच रहे हैं कि बैरिकेड से किसान रोक लेंगे, अरे हमारे 5000 किसान तो बैरिकेड के उधर भी खड़े, रोकोगे कहाँ? ये आपके किसान है, मूंग खरीदी करो, रोको मत। रुकेगा नहीं किसान, झुकेगा नहीं, झुकने वाला किसान नहीं है साहब। सर हम तो यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं, अब कुछ उपद्रवी हो ही जाते हैं, पर इस सरकार को हमारी मांगों को एटलीस्ट सुनना तो चाहिए। आप यहाँ पर आप नहीं आ सकते तो आपके प्रतिनिधि को भेजकर हमारी मांगों को सुना जाए और उन्हें पूर्ण करने की कोशिश तो कर सकते हैं कम से कम। पिछले 3 दिनों से ये मूंग खरीदी के लिए आंदोलन चल रहा है। ये यहाँ पर हम अंतिम उस बैरिकेड पर खड़े हुए, लेकिन सरकार हमें हमारी सरकार से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी इसे कुछ लोग असामाजिक तत्व फिर भी इसमें कुछ हुड़दंग लीला कर रहे हैं। हम शांति बनाने की अपील कर रहे हैं कि अभी शांति बनाए रखें। कल मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश के लिए मूंग की खरीद का कोटा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आज शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि वो मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद में तेजी लाएं। शिवराज सिंह ने कहा कि देश भर से जितनी मूंग दाल खरीदी जाती है उसमें से 87% तो मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश का कोटा 4.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ 60,000 मीट्रिक टन मूंगी खरीदी है। इसलिए समस्या खरीद की रफ्तार में है। सरकार खरीद में तेजी लाए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि मोहन सिंह यादव शिवराज की बात पर गौर करेंगे। जहां तक किसानों के प्रोटेस्ट का सवाल है, तो आजकल ये धमकी देने का एक ट्रेंड हो गया है कि जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट करेंगे। हर जगह जंतर मंतर नहीं हो सकता। ये प्रदर्शन किसानों का है। प्रॉब्लम इसलिए बड़ी हो गई कि सरकार मामले को टालने की कोशिश कर रही है। कोई सरकार जब कहती है हम कमेटी बनाएंगे, तो सबको पता होता है कि ये टरकाने की कोशिश है। जब मसला बातचीत से हल होना है तो जल्दी कर लेना चाहिए। ये इंप्रेशन जाना ठीक नहीं है कि जब लोग तोड़फोड़ करते हैं तभी उनकी बात सुनी जाती है। अब बात राजस्थान की। आज जोधपुर से हैरान करने वाली खबर आई। वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया जिस पर हाईकोर्ट के 2 जजेस के सरकारी बंगले बने हुए हैं। इसी जमीन पर गीता भवन बना हुआ है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं और 4 मंदिर भी हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने पूरी जमीन को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में ये सभी संपत्तियां नगर निगम के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन सरकार की उम्मीद है कि जो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी संपत्ति बता दिया। जो संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हैं उनकी एंट्री वक्फ के गजट में भी है। यह काफी पॉश इलाका है। लोकल रेजिडेंट्स का दावा है कि यह इलाका 250 साल पहले बसा था, लेकिन वक्फ इसे कब्रिस्तान की जमीन क्लेम कर रहा है। विवाद बढ़ा तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। अब राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी सफाई दी है। हाईकोर्ट और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि उनका दावा पूरे इलाके पर नहीं है, सिर्फ 14.77 हेक्टेयर जमीन को ही वक्फ संपत्ति क्लेम किया गया है। फिर भी किसी को आपत्ति है तो कानून से निपटारा करे। विवाद को बढ़ता देख हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मिनिस्ट्री, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा है। वक्फ के मुतवल्ली का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है, जिसे परेशानी है वो आकर सबूत दिखाए। 2016 का जो है वो कलेक्टर के ऑर्डर से जो है वो ये कब्रिस्तान का खसरा जो है वो निगम के खाते में चढ़ा। वक्फ ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया हुआ है। जब वो डिसाइड होगा तो सामने आ जाएगी हर चीज़ कि जो है वो सर्वे के अंदर यही है।
हमें ये चाहिए था कि 65 के सर्वे में गजट नोटिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि मैं ऑब्जेक्शन करूं। ये गलती मेरी है कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो ऑब्जेक्शन आज भी कर सकते हैं। तहसील ऑफिस में तहसीलदार क्या ही डिसाइड होगा कि इसमें से अमुक अमुक प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से बाहर हो गई है या वक्फ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल में सिर्फ प्रॉपर्टी को चढ़ाना था। वक्फ बोर्ड ने क्या क्या प्रॉपर्टी चढ़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, वक्फ पोर्टल में भी जो है एक चांस था कि मैं जाता और मैं ऑब्जेक्शन कर रहा कि इसमें ये प्रॉपर्टी आ गई है। वक्फ ने तो अपना जो है पोर्टल पे दर्ज कर दिया। अब तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्शन करेगा। और ये जो है एक ज़रा से सो मोटो जो है स्टेप लिया है हाई कोर्ट ने, इज़ ए वेरी गुड। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर चीज़ खुल के आ जाएगी और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड के इस दावे से वो लोग परेशान हैं जिनके घर इस जमीन पर बने हैं। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की यह आदत बन गई है, वो किसी भी संपत्ति पर अपना कब्जा बता देते हैं। लोगों ने कहा कि वक्फ ने अब इस जमीन पर क्लेम क्यों किया? 61 साल से वक्फ बोर्ड कहां सो रहा था? जहां तक हम सुन रहे हैं, जिस पे उंगली रख दे वक्फ की हो जाएगी। कल कोई संसद भवन पे कह देंगे, राष्ट्रपति भवन को कहते, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, सब लोग इतने बड़े जज साहब बैठे हैं। अगर वक्फ को चाहिए तो कोर्ट जाओ, प्रॉपर चैनल आओ ना। हर एक उंगली रख दो कि वक्फ बोर्ड की है, कागज पेश करो, इनसे कागज मांगो, दैट्स इट। वक्फ ने पहले वक्फ की अगर जमीन दी तब बनने क्यों नहीं दिया? बनने कैसे दिया इतनी बड़ी बिल्डिंग को? अगर वक्फ की बिल्डिंग थी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनने कैसे दिया वक्फ ने? वक्फ बोर्ड के दावे वाली जमीन पर गीता भवन भी बना हुआ है। यह जमीन 1995 के सरकारी गैजेट में गीता भवन के नाम पर दर्ज है। नगर निगम ने 1965 में इसका पट्टा भी जारी किया था। फिर वक्फ इस पर क्लेम कैसे कर सकता है? ये वक्फ बोर्ड की किसी हालत में नहीं हो सकती। आप देखिए, आज से नहीं, 1965 के गजट में राजस्थान सरकार ने इसको गीता प्रचार मंडल की जमीन घोषित किया हुआ है। तो ये वक्फ बोर्ड की कहाँ से हो सकती है? किसी हालत में वक्फ बोर्ड की नहीं हो सकती। ये कोई ना कोई इसमें मिली भगत है और ये बिना इसके ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है इसको ये वक्फ बोर्ड में ले ले। कहाँ से ले लें, कैसे ले लें? ऐसे ये कोई हर तरह से ऐसे कोई थोड़ी हो सकता है कि कोई भी इसमें मालिक बन जाएगा और गीता भवन को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देगा। इन्होंने शायद दावा किया है 1913 में कोई कब्रिस्तान दिखाते थे, उसके बेसिस पे दावा किया है। इनका 1965 के गजट से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये खतरा तो नगर निगम में आया हुआ है और नगर निगम ने इसका पट्टा, गीता भवन का पट्टा इशू किया हुआ है 1965 में। ये कोई हालत में पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट है, जज है, सब देखेंगे, पर हमारे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। और मंदिर पे ऐसे कोई आंख उठाकर देख ले, ये किसी हालत में सब पॉसिबल नहीं है। जोधपुर के एमएलए अतुल भंसाली ने वक्फ बोर्ड की मनमानी के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। अतुल भंसाली ने कहा कि पहले की सरकारों की मिली भगत से कई जमीनें वक्फ बोर्ड ने हड़प ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये तो जब पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने वक्फ के लिए जो अधिनियम पास किया था, उसी समय क्लियर हो गया था। उसको लाने का जो उद्देश्य यही था कि वक्फ बोर्डों ने जिस ज़मीन के ऊपर बख्शीशनामे से या किराएदार होने के नाते, या मान लो किसी ने एक खसरे का एक हिस्सा उनको दिया, जैसे 401/1 दिया, उन्होंने उसमें दर्ज कर दिया 401 नंबर खसरा वक्फ बोर्ड का। एक षड्यंत्र रचकर उन्होंने उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन सरकारों ने उनको प्रश्रय देते हुए ये सब फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये काम किया गया। क्लियर कट हो गया है कि वक्फ की अगर संपत्ति है तो उनको खुद को भी साबित करना पड़ेगा कि ये हमारी संपत्ति किस दानदाता ने कब दी, कैसे दी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की कोई ज़मीन पे अपनी उंगली लगा के कह दो कि ये तो हमको दान पे मिली, आप प्रूव करोगे ये हमारी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में इसी तरह के विवादों को खत्म करने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव किया था। पहले जिस संपत्ति पर वक्फ उंगली रख देता था, बोर्ड दावा कर देता था, वो उसकी हो जाती थी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन करता है तो ये बात कोर्ट में जाएगी, मुकदमा चलेगा। इसीलिए जोधपुर के मामले का रास्ता भी कोर्ट से निकलेगा, सच्चाई सामने आएगी। अब गुजरात की बात करते हैं। आज अहमदाबाद से भी हैरान करने वाली खबर आई है। अहमदाबाद में 23 जुलाई को भारी बारिश हुई, उसका असर 7 दिन बाद भी दिखाई दे रहा है। 7 दिन बाद भी
कई इंडस्ट्रियल एरियाज इसकी वजह से बंद पड़े हैं। सबसे ज़्यादा असर बावला और साणंद में देखा गया, जहाँ कई कई फीट पानी भरा हुआ है। फैक्ट्रीज में अंदर तक पानी है, न इलाके में बिजली की सप्लाई है और न कोई दूसरे इंतजाम, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्लांट्स बंद करने पड़े। मजदूरों और कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। 23 जुलाई को जब बारिश हुई थी तब हजारों कर्मचारी इन फैक्ट्रीज में फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन पानी अभी तक नहीं उतरा है। गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क, साणंद जीआईडीसी में बारिश का पानी इंडस्ट्रीज में अंदर तक घुस गया, प्लांट्स की मशीनों तक पहुंच गया। बिजली सप्लाई बंद है और वो अभी तक चालू नहीं हो पाई है। सड़कों पर पानी भरा है, इसलिए कर्मचारियों का फैक्ट्री में आना मुश्किल है, इसलिए काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हम इस वक्त गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क में हैं और ये पूरा का पूरा जो हजारों एकड़ में फैला हुआ पार्क है वो एक तरह से तालाब में परिवर्तित है और बड़ी बड़ी कंपनीज, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेदरलैंड बेस्ड वेस्टास का प्लांट है, जो विंड टर्बाइन बनाती है कंपनी। ऑपरेशंस पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। अभी भी कंपनी के कंपाउंड में पानी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ अगर आप आगे जाएंगे, धीरे धीरे आप जाएंगे तो पानी का जो स्तर है वो और बढ़ता ही जाएगा। पानी इस पार्क के अंदर आने के लिए आपको जो है ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। आज भी करीब 7वें दिन भी आपको ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ेगी और अभी भी बताया जा रहा है कि जो पानी है वो अगले कुछ दिन तक नहीं उतर पाएगा। मिनिमम 5 से 7 दिन लगेंगे। यहाँ पीछे अगर आप देखें अभी भी व्हीकल जो हैं वो फंसे पड़े हैं और उनको यहाँ से निकालने की अभी कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और जो ज़्यादातर कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि ट्रैक्टर से जो स्टाफ है उसको अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि प्लांट के अंदर पानी घुस गया था, वो अब निकल गया। और क्लीनिंग के लिए और जो बेसिक जो ऑपरेशंस को सुचारू बनाने के लिए जो बेसिक व्यवस्थाएं करनी होती हैं उसके लिए लोगों को यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ आसपास रहते हैं, कई जो बाहर से आए हुए थे यहाँ काम करने के लिए वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो आसपास रहने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अभी भी पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसकी 2 वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बरसात हुई है, बताया जा रहा है कि पूरे सीज़न की आधी बरसात सिर्फ 2 दिन में हो गई अहमदाबाद शहर और जो ग्रामीण इलाका है उसमें, और उसी का परिणाम है कि पानी जो है एक साथ सब तरफ से आया। और दूसरा कि जो आसपास कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो काफ़ी अनप्लान्ड वे में हुए हैं। इंडस्ट्रियल पार्क का अपना एक ड्रेनेज सिस्टम है जो बहुत सुचारू रूप से वर्क करता है, लेकिन जब इस प्रकार का पानी आ गया तो ये इंडस्ट्रियल पार्क जितने भी हैं या जीआईडीसीज हैं उनके सारे जो सिस्टम्स हैं वो फेल हो गए, क्योंकि सारा पानी जो है वो जमा होके इन इंडस्ट्रीज़ के आसपास आ गया और पूरे के पूरे जो ऑपरेशंस हैं यहाँ पर वो ठप हो गए हैं। एक तरह से हज़ारों करोड़ का नुकसान जो है वो भी इकोनॉमी को इसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क्स के आसपास के इलाकों में ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, स्वेज सिस्टम चोक हुआ है, इसीलिए इंडस्ट्रियल पार्क का पानी बाहर नहीं निकल पाया। अभी भी काम शुरू होने में कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हमने सब प्लानिंग और उनका देखने के बाद ही ये प्लॉट एक्वायर किया था, तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है। बट यहाँ से फिर आगे कैसे जाता है वो तो हमें भी नहीं मालूम है, और वो इफेक्टिव नहीं है, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये अकेला गैलोप्स का नहीं प्रॉब्लम है, आगे इंटास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब प्रॉब्लम है। अच्छा, हर जगह ये हर जगह पे बाहर सब आगे फार्मास्यूटिकल जोन भी है। यस वहाँ सब। अभी करंटली हमारे प्लांट में पावर सप्लाई का अवेबिलिटी नहीं है, इसके बिना हम कुछ भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। परसों से हमने एक एंट्री मिला था, विदाउट ट्रैक्टर इधर आ नहीं सकते। एंट्री करने के बाद प्लांट का एक क्लीनिंग किया, क्योंकि फ्राइडे से ये पूरा प्लांट और हमारा पार्ट्स मशीनरी सभी पानी में था। हर एक पार्ट्स को, मशीन को, सबको कोरोजन लग गया था। कल से हमने एक थोड़ा वो कोरोजन, हाँ पूरा आप देख सकते हैं गाड़ियों में भी पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो भी अभी बंद है। कल हमने स्टार्ट करने का प्लान किया, पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले बोल रहे हैं कि इधर केबल का फॉल्ट है,
तो ये कंडीशन में अभी वो रेक्टिफाई कर भी नहीं पाएंगे, तो ये सब फॉल्ट है अभी। इस इंडस्ट्रियल पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी विंड मिल टरबाइन बनाने वाली कंपनी का प्लांट है। टाटा का बड़ा प्लांट है। ऐसी कम से कम 800 कंपनियों ने इस पार्क में इंडस्ट्री लगाई है। पार्क पूरी प्लानिंग के बाद बनाया गया। 24 घंटे लाइट और पानी की सप्लाई का इंतजाम हुआ, लेकिन आसपास के इलाकों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका खामियाजा इंडस्ट्रियल पार्क में जो प्लांट हैं वो भुगत रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों से पूरे देश में भारत की छवि खराब होती है। उद्योगपति निवेश करने से डरते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने निहत्ते बेकसूर लोगों पर फायरिंग की। दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने फौज के एक्शन को जायज बताया। पाकिस्तान की फौज ने पीओके में जुल्म की इंतहा कर दी। सेना की फायरिंग में 34 आम लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने हॉस्पिटल्स को भी सील कर दिया है ताकि घायल इलाज न करा पाए। लोगों का आरोप है कि सेना ने बहुत सारी लाशों को गायब कर दिया है। पूरे पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे लोग अपना दर्द दुनिया से शेयर न कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो हद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज ने जो किया ठीक किया, क्योंकि भारत की तरह पीओके के लोग भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान दुश्मनों से कोई बात नहीं करता। कार्रवाई मेरा ख्याल है ऑलरेडी कार्रवाई उनके खिलाफ हो भी रही हैं और होनी चाहिए भी। वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है दुश्मनी का जिस तरह का वो इजहार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनका कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं, जो ज़बान जिस तरह की बोलते हैं, जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शख्स जिसको पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, कश्मीरी हो या कोई भी किसी भी सूबे या किसी पाकिस्तान से के खत्ते का कोई शख्स हो, इसके भी बात करे, वो कभी तौर पे मैं नहीं समझता कि उसको पाकिस्तान क्यों ना उसको पाकिस्तान दुश्मनों की सफ में जो है। इसके बाद शहबाज शरीफ के स्पेशल एडवाइजर राणा सनाउल्लाह खान ने भी ख्वाजा आसिफ की बात को सपोर्ट किया। सनाउल्लाह ने कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अगर आज वो पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं तो गोली ही चलेगी। अब देखिए, ये जो लोग रावला कोर्ट में बैठे हैं और ये कह रहे थे कि हम मीरपुर आएंगे और मीरपुर में लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, लेकिन वहाँ पे जिस यानी लेवल पे जाके यानी 56% जो है एवरेज टर्नओवर हुआ है, बल्कि बिम्बर के हलकों में जो है वो 67 और 70% तक भी गया है। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ ने वहाँ पे एक्शन लिया है या एक्शन लेगी तो इसके अलावा वो वहाँ पे कोई और जो है वो कानून नाफिज करने के लिए रास्ता नहीं है। पीओके के हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई और भारत सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताती है, फिर भी वहाँ के लोगों पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती, क्यों नहीं कहती कि लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए। मैंने गुजारिश की है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स है कमीशन है, उनको जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए उनकी मुश्किलात क्या है और उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर से भी गुजारिश की है कि साहब वो इतना बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, अगर आपका हिस्सा तो बर्बाद क्यों नहीं करते हैं उसको।
क्यों नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे जो हो रहा है उसको रोकिए? मैंने कहीं नहीं सुना, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं। मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई बयान दिया इसके बारे में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो वाकई में इंसानियत के खिलाफ है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है तो शायद फारूक अब्दुल्ला को इसकी जानकारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कल ही पीओके में पाकिस्तानी फौज के जुल्मों की आलोचना की थी, एक कड़ा स्टेटमेंट दिया था। और जहाँ तक बर्बरता का सवाल है, बेकसूरों की हत्याओं का सवाल है, उसको जिसने भी जस्टिफाई किया है उसकी हरकत नापाक है, ये शैतान का काम है। अब वक्त आ गया कि भारत ऐसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के सवाल को दुनिया भर के सामने उठाए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को जुल्म से बचाने के लिए उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाए। चलते चलते एक अपडेट आपको दे देता हूं। अब से थोड़ी देर पहले भोपाल में किसान संगठनों के साथ चल रही सरकार की बातचीत खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी 60% मूंग की फसल सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। अब तक ये लिमिट 25% थी। अभी तक सरकार 1 एकड़ पर 1 क्विंटल 20 किलो मूंग खरीदती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 3 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके साथ साथ फसल बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग की डेट को 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। किसान नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आंदोलन के बारे में फैसला धरने पर बैठे अपने साथियों से बात करने के बाद कर पाएंगे। आज किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के उपरांत किसानों के वक्तव्य के हित में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। कि सरकार ने ई टोकन प्रणाली आज से ही स्थगित कर दी है। दूसरी बात, अच्छी बात है कि मोहन सिंह यादव ने किसानों से बातचीत की पहल की, उनकी मांगों पर तुरंत फैसला किया और उम्मीद करनी चाहिए कि किसान भी अब पॉजिटिव जवाब देंगे और आंदोलन खत्म करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।